तो बच्चों अभी नेक्स्ट पॉइंट है वो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये माइक्रोपाइलर एंड है, एंड जरूर याद रखने आपको, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चेलेजल एंड है। यहाँ मैंने अभी जस्ट बताया, यहाँ मेस जो जाइगोट है उसमें दो अनइक्वल सेल बनती है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। एक बड़ी सेल होती है जिसको बेसल सेल बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड की ओर, छोटी सेल है उसको टर्मिनल सेल बोलते हैं। बेसल सेल है वो बनाएगी सस्पेंसर, और टर्मिनल सेल बनाएगी एम्ब्रियो। पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा जिसमें रेडिकल जो सस्पेंसर की ओर है, और कोटिलीडोन जो अपेक्स पार्ट पर है, प्ल्यूमोली जो अपेक्स पार्ट पर कोटिलीडोन के बेस पर होती है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलीडोन। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो है, आप देख पा रहे हैं पूरी प्रोसेस है। क्या होगा आगे डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट develop into a pro embryo, then globular embryo, then heart shape embryo, then mature embryo. Embryo develops at a micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated, क्योंकि यहीं पर जाइगोट था एग apparatus में बना वो। most zygotes divide only after the formation of some endosperm. This gives nutrition to developing embryo, क्योंकि पहले खाना होना जरूरी है। तो जो जाइगोट का डिवीजन है एंडोस्पर्म बनने के बाद में ही शुरू होगा। इन मोनोकोट एंड डाइकोट्स सीड डिफर ग्रेटली बट एम्ब्रियोजेनी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज सिमिलर। मोनोकोट और डाइकोट में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो सेम स्टेप के द्वारा होता है, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, उनमें कोटिलीडोन है, मोनोकोट में सिंगल होंगी, यहाँ पर डबल होती है। ये आप यहाँ मैच्योर एम्ब्रियो, टिपिकल एम्ब्रियो देख पा रहे हैं, डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो जिसमें एटिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, रेडिकल के ऊपर रूट कैप है जो प्रोटेक्शन देती है। इसके बाद में कोटिलीडोन के नीचे का जो एरिया है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ये दो कोटिलीडोन है। और हाइपोकोटाइल के ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है प्ल्यूमूल, और प्ल्यूमूल का जो ये पूरा के पूरा एक एक्सेस है इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, ये डाइकोट का है। मोनोकोट में आप देखेंगे ये पार्ट है वो रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर भी एक एरिया है, रीजन है जिसको कोलियोराइजा बोलते हैं। प्ल्यूमूल है जिसको सूट एपेक्स बोल रहे हैं, ये सूट एपेक्स एम्ब्रियो का पार्ट है, सूट एपेक्स। इसके ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है जिसको कोलियोप्टाइल बोल रहे हैं, सूट के ऊपर का एरिया कोलियोप्टाइल। और यहाँ आप देख पा रहे हैं एक स्कूटेलम है, एक स्कूटेलम का मतलब कोटिलीडोन है, एक ही कोटिलीडोन होती है, बाकी इसमें दो कोटिलीडोन है। तो डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो पर भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आप बहुत गौर से देखिए इसको। इट हैज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलीडोन्स इन डाइकोट embryo. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle. Epicotyle कहेंगे, इसके बेस के ऊपर का एरिया है ये एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट्स विद द प्ल्यूमूल टिप, जो कि एपिकोटाइल के ऊपर का। देखो हाइपोकोटाइल कोटिलीडोन का नीचे का भाग और एपिकोटाइल कोटिलीडोन के बेस का भाग यहाँ, और इसके ऊपर फिर यहाँ ये एपिकोटाइल, और इसके यहाँ बन जाएगा आपका प्ल्यूमूल। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलीडोन इज हाइपोकोटाइल, ये जिसको बोल रहे हैं दैट टर्मिनेट्स विद द रेडिकल रूट टिप, वो हाइपोकोटाइल है वो टर्मिनेट होगा रेडिकल में। द रूट टिप इज कवर्ड विद ए रूट कैप। मोनोकोटिलीडोनस एम्ब्रियो, they possess only one cotyledon. Cotyledon of the grass family is called scutellum, इसको cotyledon को scutellum बोल रहे हैं। It is situated lateral to the embryonal axis, ये embryonal axis है इसके बगल में होती है, ये embryonal axis है पूरा इसके बगल में। As at its lower end the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in coleoriza and
an undifferentiated sheath. Portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. It has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in coleoptile, a hollow foliar structure. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गई है। इसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी है सीड फॉर्मेशन, जो फर्टिलाइज जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाएगा सीड में। और सीड में देखिए ओव्यूल के अंदर ये तो बनेगा, ये एम्ब्रियो हो गया, ये इसके अंदर ये सीड ये हो गए हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल और ये सब उसकी एम्ब्रियो के पार्ट है। इसके बाद में सीड कोट, जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो सीड कोट बनाते हैं और उनके अंदर दो कोटिलीडोन होते हैं, ये आपको पता ही है। एंडोस्पर्म, ये मोनोकोट में क्या है, एंडोस्पर्म है। और ये स्कूटेलम हुआ, ये एपिकोटाइल कोलोराइजा, यहाँ नीचे की ओर कोलोराइजा, ये हाइपोकोटाइल नीचे की ओर होता है, एपिकोटाइल प्लूमूल की ओर होता है। कोटिलीडोन्स है, रेडिकल है, ये मोनोकोट और डाइकोट सीड है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड ओवरी, ओवरी बोल सकते हैं या फ्रूट बोल सकते हैं। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, कोटिलीडोन, एम्ब्रियोनल एक्सिस. The cotyledons are simple, generally thick and swollen due to storage food as in legume plants. तो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। सीड फ्रॉम ओव्यूल, मेच्योर सीड आर टू टाइप्स, सो नॉन एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड। सीड दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस का मतलब है जिनमें कोटिलीडोन है वो एंडोस्पर्म नहीं है, एल्बुमिन नहीं है। जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते होते, उनको हम नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और जिनमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो मैच्योर होने पर भी बचा रहता है तो उसको हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। Non-albuminous seeds, they have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development. Example pea, groundnut, beans. ये सारे आप pea, groundnut, beans जितने भी हैं उनमें जो दालें होती हैं वो कोटिलीडोन है, ना कि एंडोस्पर्म, वो खत्म हो चुका होता है। और albuminous seeds, they retain some endosperm. Example wheat, maize, barley, castor, coconut, sunflower. उनमें सीड में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बावजूद भी एंडोस्पर्म बचा रहता है तो उनको हम एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। और वो अनाज के रूप में काम आते हैं क्योंकि ये रिजर्व फूड हमारे खाने में भी काम आता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो आप देख लीजिए, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, कोटिलीडोन, सीड कोट। और पाइसम सेटिवम में, मटर में टेस्टा जो सीड कोट होती है, प्लूमूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, एंडोस्पर एम्ब्रियोनिक एक्सिस है ये पूरा। स्टोरेज कोटिलीडोनस, ये कोटिलीडोन है। मोनोकोट में एंडोस्पर्म, एपिकोटाइल ऊपर की ओर, हाइपोकोटाइल नीचे की ओर, रेडिकल हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल है और एपिकोटाइल के ऊपर प्लूमूल है। कोटिलीडोन एक सिंगल होती है, सीड कोट है और इस तरीके के ये सीड आप देख पा रहे हैं। माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल शुरू में थी वो बाद में सीड में एक ओपनिंग बनाती है जिसमें होकर के वाटर एंटर करता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं सीड कोट, एंडोस्पर्म, कोटिलीडोन, हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, एपिकोटाइल, ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपकी बुक में दिए, सीड कोट है, कोटिलीडोन है, सीड एपिकल मेरिस्टेम है, हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, रूट टिप, एंडोस्पर्म। ये मोनोकोट में आप देख लीजिए, पेरिकार्प जो आउटर कवरिंग है, एंडोस्पर्म जो रिजर्व फूड है, स्कूटेलम इसका कोटिलीडोन है, कोलियोप्टाइल जो प्लूमूल को प्रोटेक्ट किए हुए होता है, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाला कोलियोराइजा। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है सीड की। और सीड फ्रॉम ओव्यूल, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, सीड एम्ब्रियो, फूड स्टोरेज, सीड कोट। अकेजनली in some seeds, black pepper, beet, etc., remnant of
nucellus are also persist. It is called perisperm. कि एंडोस्पर्म में न्यूसीलस पाया जाता, सॉरी, जो ओव्यूल होता है उसमें न्यूसीलस पाया जाता है। न्यूसीलस है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो सैक में। अगर कोई सीड में न्यूसीलस अभी भी सीड फॉर्मेशन के बाद में भी न्यूसीलस बचा रहे तो इस प्रकार का सीड क्या कहलाता है? पेरिस्पर्मिक सीड। Integuments of ovules harden as tough protecting seed coat. It has a small pore that is micropyle through which O2 and water enters into the seed during germination. Or as the seed matures, it becomes dry by reducing water content, 10 to 15% moisture by mass. The metabolic activity of the embryo slows down. It may enter a state of inactivity that is called dormancy. इनएक्टिव स्टेज में चले जाता है, डोरमेंसी में चले जाता है, स्लीपनेस में चले जाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, मॉइस्चर, O2 एंड सुटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट। वो डोरमेंसी स्लीपनेस को छोड़ करके और बाहर आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों सीड बनाया है इन्होंने, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है। एडवांटेजेस ऑफ सीड, सिंस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, better adaptive strategies for dispersal to new habitats. It helps the species to colonize in other areas. कि सीड बनने की वजह से ही वो नई जगह पर जा सकते हैं, अन्यथा उसी जगह पर वो करके और वहाँ पर वो स्पीसीज है वो सरवाइव नहीं कर पाती, तो नई जगह पर नई जगह कॉलोनी बसाने में मदद करते हैं। दे हैव फूड रिजर्व, बहुत सारा फूड रिजर्व रखते हैं। सो यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप कोकोनट में देख लीजिए, दूसरे सीड में देख लीजिए, जब तक वो फोटोसिंथेसिस ना कर ले सीडलिंग या प्लांटलेट, तब तक वो वहीं से रिजर्व फूड से अपना फूड लेते रहते हैं। द हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट्स द यंग एम्ब्रियो, उनको सुरक्षा देने में मदद करते हैं। या एम्ब्रियो आप देख पा रहे हैं, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशंस। सीड फॉर्मेशन है वो एक डिफरेंट गेमिट के फ्यूजन से बना है, इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये हेट्रोसिस के लिए या इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। हाइड्रो dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds. It can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. वाइबिलिटी ऑफ सीड्स आफ्टर डिस्पर्सल, सीड फ्रॉम ओव्यूल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने समय तक सीड है वो वाइबल हो सकता है? वाइबल का मतलब उत्तरजीविता है, सर्वाइबिलिटी है। कितने, एक बीज है वो कितने समय तक डोरमेंट रह करके जर्मिनेट हो सकता है? तो आप इसके एग्जाम्पल देखिए बच्चों, लुपिनस आर्किटिकस, फोएनिक्स डिक्टियोलीफेरा, ये लुपिनस सीड प्राप्त हुए हैं, ये फोएनिक्स सीड प्राप्त हुए हैं, ये डेट पाम के। इन ए फ्यू स्पीसीज द सीड्स लूज वाइबिलिटी विद इन ए फ्यू मिनी मंथ्स। मतलब कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कुछ महीने के बाद में ही वो वाइबल होना बंद हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। सीड्स ऑफ मैनी स्पीसीज लाइव फॉर सेवरल ईयर्स, सालों साल वो जीवित रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब सैकड़ों सालों तक वो सीड जर्मिनेट हो सकते हैं, वाइबिलिटी की एबिलिटी होती है। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ए लुपिनस आर्क्टिकस excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. ये आपको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। लुपिन, ये आप सीड देख पा रहे हैं, टुंड्रा में, वो आर्कटिक टुंड्रा में वो सीड मिले थे और 10,000 साल के बाद में जब उनको उगाया गया तो इस तरीके के सीड जर्मिनेट होकर के प्लांट इसने लुपिनस ग्रो कर गए। इसका मतलब इसकी 10,000 साल की वाइबिलिटी होती है सीड की। 2,000 years old viable seed is of the date palm Phoenix dictyliifera, discovered during the archaeological excavation at King Harold's Palace near the Dead Sea.
किंग हेराल्ड पैलेस के पास में जब खुदाई की गई तो वहां पर ये सीड मिला डेट पाम का, जो 2000 साल पुराना था और उसमें भी वाइबिलिटी की कैपेसिटी थी। तो सीड के बारे में हो गया। अब बात करते हैं फ्रूट। फ्रूट क्या है? आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, दैट इज ट्रू फ्रूट, उसके कितने टाइप होते हैं वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले सीड जो ओव्यूल में बनता है, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, सीड कोट है, ये सीड हो गया। इसके बाद में ओवरी वॉल से डेवलप होते हैं। पेरिकार्प, पेरिकार्प में क्या क्या होते हैं? एंडोस्पर्म जो जस्ट सीड के ऊपर का एरिया है, मीजोकार्प मिडिल का, और एक्जोकार्प सबसे आउटर लेयर है ओवरी की। इसी तरीके से दूसरा देखिए, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्जोकार्प। तो और सीड जो सबसे अंदर है। तो इस तरीके से आप अलग अलग देख सकते हैं। द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। Transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of ovary develops into pericarp, wall of fruit. The fruits may be fleshy, example guava, orange, mango, or dry, example groundnut, mustard, etc. तो अलग अलग होते हैं बच्चों। और इसके बाद में फ्रूट्स आर टू टाइप्स, दो तरीके के फ्रूट्स होते हैं। ट्रू फ्रूट्स, इन दिस फ्रूट्स डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। एग्जाम्पल, मोस्ट प्लांट्स में जो फ्रूट बनते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं, परंतु फॉल्स फ्रूट भी होते हैं, ओवरी के बजाय दूसरी जगह से बनते हैं फॉल्स फ्रूट। इन दिस द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट formation. Example, apple, strawberry, cashew, etc. These are the false fruit. आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर ओवरी से अगर बनता तो ट्रू फ्रूट कहते, परंतु ये तो थैलेमस से बना है इसलिए फॉल्स फ्रूट है। फ्रूट विच डेवलप्स अदर देन द ओवरी, दैट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, केशू है, इसके साथ में मलबेरी जो पाइन एप्पल है। पाइन एप्पल तो इनफ्लोरिसेंस से बना होता है, मलबेरी है वो इनफ्लोरिसेंस से बना होता है। तो ओवरी के अलावा कहीं से भी फ्रूट बनेगा वो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। तीसरा टाइप का एक और फ्रूट होता है, बनता वो ओवरी से ही है। इन सम स्पीसीज फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल, बनाना बनता ओवरी से परंतु बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, सच फ्रूट्स आर नोन एज आर डेवलप्ड इनटू एज सीडलेस फ्रूट। तो ये कुछ हमने पढ़े। इसके बाद में जी हाँ करा देता हूँ बिल्कुल। देखो, एपोमिक्सिस का मतलब है एक मिमिक्री है, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती, परंतु वो सीड फॉर्मेशन जरूर करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बट सीड फॉर्मेशन अकर्स, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। और पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल, सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसिया एंड ग्रासेस। It is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. asexual reproduction है परंतु sexual reproduction के जैसा वो seed formation कर रहा है, इसलिए इसको हम apomixis बोल रहे हैं। Development of apomixed seed in some species developed in some species diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization। जो मान लीजिए जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूसिलर सेल चूंकि ऑलरेडी वो डिप्लॉइड है, वो न्यूसिलर सेल है, वो डिप्लॉइड होकर के डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए तो वो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेल ऑलरेडी डिप्लॉइड है, तो वो एम्ब्रियो बना लेगी तो वो कहलाएगा एपोमिक्सिस। इन मैनी स्पीसीज, एग्जाम्पल मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, some nuclear cells surrounding the embryo sac divide, protrude into the embryo sac to form embryos. Thus, each ovule contain many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony। मतलब मैंगो या सीट्रस प्लांट है, उनमें क्या होता है कि वो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन वो तो होता ही है,
तो सिंगेमी होगी, उससे तो एम्ब्रियो बनेगा, परंतु उसके सराउंडिंग जो न्यूसिलर सेल जो डिप्लॉयड है वो अंदर घुस करके और एम्ब्रियो बना लेती है। तो एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, जो पाई जाती है सीट्रस प्लांट में और मैंगो में। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस in hybrid seed industry. If the seeds from hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and lose hybrid characters. अगर हम आप हाइब्रिड सीड को बोते जाएंगे तो एक कंडीशन है ऐसी आ जाएगी कि वो जो हाइब्रिड करेक्टर है वो लूज कर देती है। तो अगर आपने हाइब्रिड तैयार किए हैं एपोमिक्सिस से, तो वहाँ किसी प्रकार का फ्यूजन तो हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पर वो हेट्रोसिस है वो खत्म नहीं होती। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली, सो हाइब्रिड सीड्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। ये कॉस्टली प्रोसेस भी है। इफ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, देर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स इन हाइब्रिड प्रोजेनी, सो फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप। उनको लगातार बोएंगे तो क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ है, तो वो जिस करेक्टर को वो रखते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन उनमें वही रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आज का टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। कहने का मतलब है कि चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।